नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। नए पैटर्न पर आधारित हमारा ये सेट होने वाला है। जो अब आयोग का नया पैटर्न है उसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करता हुआ चलना, कितने नंबर बनते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है लोकोक्ति से दिया गया है। और क्या पूछा गया है, सोन मरी सासू, उसके बाद भदो आए आंसू। सोन का अर्थ होता है सावन, अर्थात सावन में मरी है सासू, और भादो जो दिया गया है भादो में आए हैं आंसू। तो इसका जो हमारा अर्थ निकलेगा, बहुत देर बाद किसी चीज का एहसास होना। जिस तरह से बोला गया सावन में मरी थी सासू और भादो में क्या आए हैं आंसू, मतलब कुछ समय बाद किसी चीज का एहसास होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा पत्र लेखन से। और क्या दिया गया है, अधिसूचना जो पत्र होता है, अधिसूचना पत्र प्रकाशित होता है। अधिसूचना जो पत्र है हमारा वो प्रकाशित किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, या सामान्य पत्र के रूप में। तो जो अधिसूचना होता है ये हमारा सरकारी गजट में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है, अधिसूचना पत्र के बारे में क्या पूछा जाता है। इस पत्र में जो भी चीजें लिखी जाती है सरकार के नियम होते हैं, जो सरकार अपने नए नियम और कानून को लागू करती है। किस पत्र के माध्यम से करती है, तो बताना अधिसूचना पत्र के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा है अधिसूचना जो पत्र होता है इसकी शैली क्या होती है, किस शैली में ये लिखा जाता है, तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली में ये हमारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी हमारा पत्र लेखन से दिया गया है। क्या बोला गया है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय पत्र नहीं होता। कौन सा पत्र है जो हमारा कार्यालय पत्र नहीं होता। पहला दिया गया निमंत्रण पत्र, प्रेस, विज्ञप्ति पत्र, प्रार्थना पत्र, उसके बाद संपादक के नाम का जो पत्र होता है। तो कौन सा पत्र होता है जो हमारा कार्यालय पत्र नहीं होता। जो निमंत्रण पत्र होते हैं वो हमारे कार्यालय पत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है और क्या बोला गया है इसमें, जो कार्यालय आदेश होता है, कार्यालय का जो आदेश होता है सदैव प्रेषित होता है। जो कार्यालय आदेश होता है सदैव प्रेषित होता है। किस आधार पर प्रेषित किया जाता है, पहले दिया गया है कनिष्ठ से कनिष्ठ के, कनिष्ठ के कनिष्ठ को मतलब बराबर को, उसके बाद वरिष्ठ से कनिष्ठ को, बड़े से छोटे को, उसके बाद दोनों ओर से, या व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। जो हमारा कार्यालय आदेश पत्र प्रेषित किया जाता है किस आधार से किया जाता है, तो ये किया जाता है वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की नहीं है। कौन सी रचना है जो गजानन माधव मुक्ति बोध की नहीं है। साहित्य से क्वेश्चन है, इनके बारे में बताना है। गजानन माधव मुक्ति बोध से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको याद रखना है इनके बारे में, गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में। इनका संबंध कहां से है, तो बताना मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। बात कर लेते हैं जन्म कब हुआ था। 1917 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कौन सी रचना इनकी नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा बहुत प्रसिद्ध रचना है, इन्हीं की है। उसके बाद शून्य भी और भ्रम राक्षस, तीनों रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर जो डी है ये रचना इनकी नहीं है। इनकी कुछ और अन्य रचनाएं भी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। जैसे मैं उसका ही होता, मैं उसका ही होता, महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है नास देवता, गजानन माधव मुक्ति बोध की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद नेक्स्ट मृत्यु और कवि, मृत्यु
और कवि, ये भी नहीं की है। नेक्स्ट शून्य जो दी गई ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद मेरे लोग, ये भी नहीं की रचना है। विचार आते हैं, विचार आते हैं, ये भी नहीं की रचना है। नेक्स्ट लकड़ी का रावण, प्रसिद्ध रचना है। पक्षी और दीमक, पक्षी और दीमक। नेक्स्ट काठ का सपना, काठ का सपना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना। और पूंजीवादी समाज के प्रति, पूंजीवादी समाज के प्रति। तो गजानन माधव मुक्ति बोध की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि साहित्य से फिक्स है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आना है और 100% आना है। जो हमारे 24 कवि हैं उन्हीं से ही आना है, सही है। तो आपको कंप्लीट करके जाने हैं, पूरे देख के जाने हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्या पूछा गया है। वैदव्य एक भाववाचक संज्ञा है, जी सर बिल्कुल सही है। जो दिया गया है वैदव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है, अर्थात जो दिया गया है वैदव्य जो भाववाचक संज्ञा है किस विशेषण से बनी है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। विधवा से, वैधानिक से, विभा से या वैध से, बताइए। तो वैदव्य बना है विधवा से, विधवा का रूप है जो बना क्या, भाववाचक संज्ञा के आधार पर वैदव्य। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है जो हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितनी तरह से कर सकते हैं, तो बताना। भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो हमारा 5 प्रकार से हो जाता है। कितने प्रकार से होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण? 5 प्रकार से। किस किस आधार पर होता है? पहला जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके आधार पर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सर्वनाम के आधार पर, सर्वनाम से भी हमारी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, विशेषण से भी बनाई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषण के बाद क्रिया से बनाई जा सकती है, और कुछ को डाउट होता है क्या अव्यय से बनाई जा सकती है भाववाचक संज्ञा, तो बताना अव्यय से भी बनाई जा सकती है। ये आधार है हमारे भाववाचक संज्ञा के बनाने का। सही, तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो बताना जो भाववाचक संज्ञा होती है हमारी कितने प्रकार से आएगी? 5 प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था वैदव्य एक भाववाचक संज्ञा है, किस विशेषण से बनी है, तो विधवा से बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बड़माला से क्वेश्चन पूछा गया, और क्या पूछा गया इसमें बताना है। मध्य स्वर पूछा गया है, मध्य स्वर किसे कहते हैं, बताइए। पहले तो क्वेश्चन याद रखना जो पूछा गया है ये जीव के आधार पर पूछा गया है। तो जीव के आधार पर जो हमारे स्वरों के भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? जीव के आधार पर स्वरों के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पच स्वर। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन हमारे हमेशा बनते रहते हैं, और जो टफ बनाए जाते हैं वो इसी आधार से बनाए जाते हैं। जो अग्र स्वर में क्या आते हैं हमारे, तो याद रखना इसमें हमारी छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, और उसके बाद री आ जाते हैं। मध्य में सिर्फ एक आता है ए। उसके बाद बचे हुए जितने भी होते हैं हमारे सब पच स्वर में आ जाते हैं, जैसे आ, उसके बाद ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नेक्स्ट हो जाएगा ओ और औ। तो इस आधार से जो क्वेश्चन पूछा था मध्य स्वर में, तो एक ही आता है मध्य स्वर में, क्या आता है हमारा? ए आता है। और इसे ही क्या बोलते हैं? आजाद स्वर बोलते हैं, और इसे ही शहीद स्वर बोलते हैं। आजाद स्वर और शहीद स्वर किसके नाम है, तो याद रखना जो हमारा जीव के आधार पर मध्य स्वर होता है ए, ये हमारा आजाद और शहीद स्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बना हमारा? डी हमारा आंसर है। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दावा किसका पर्यायवाची शब्द है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो दावा है किसका पर्यायवाची शब्द है? रात्रि, दिन, जंगल या औषधि, किसका पर्यायवाची शब्द है हमारा? दावा। तो याद रखना दावा जो पर्यायवाची शब्द है हमारा जंगल का है।
जंगल के और भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखने, जैसे जंगल, उसका होता है वन, जंगल, वन, कानन, उसके बाद अटवी, कांतार, उसके बाद नेक्स्ट विपिन, किसका पर्यायवाची है विपिन? जंगल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट अरण्य, और लास्ट होता है दावा। ठीक, और यही दावा हमसे पूछा गया है, किसका है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा वर्णमाला से, और क्या पूछा गया है? किस व्यंजन के उच्चारण में जो हमारी जीवा होती है तालु से नहीं टकराती है, अर्थात कौन सा हमारा वर्ण होने वाला है जो तालव्य नहीं होता, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो दिए गए हैं च, य, घ या स, बताइए। पहले तो स्पर्श व्यंजन में देख लेते हैं, जो हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन तालु वाले, च आ जाता है, उसके बाद छ, च, छ, उसके बाद ज, झ और अइया, ये होते हैं टोटल हमारे जो तालु के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तो च तो आता है, उसका यह दिया गया है, ये पूछा गया हमारे अंतस्थ व्यंजन से। तो अंतस्थ व्यंजन में जो होते हैं हमारे ये, रे, ले और बे, तो ये हमारा तालु ही होता है, तो ये तो तालु होता है, सही है। उसके बाद दिया गया घ, घ जो होता है हमारा ये किस में आता है? कंठ में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा तालु के अंतर्गत नहीं आता, तो बताना ऑप्शन नंबर सी घ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है हमारा? कंठ होता है। जबकि स जो होता है हमारा, ये भी क्या होता है? तालु ही होता है, सही है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नया क्वेश्चन है, किस आधार से क्वेश्चन पूछा गया है? क्या पूछा गया है? आधार है, और जो दिया गया है ये का जो रूप होगा वो क्या बनेगा, बताइए। क्या इस तरह से बनेगा, या ये बनेगा, या ये बनेगा, या इसमें से कुछ नहीं बनेगा? बताइए कौन सा रूप होगा जो इन दोनों का बनेगा। एक शब्द लिख लेते हैं, जैसे हम कार्य, तो इस कार्य में जो हमारा क है और आ, तो ये तो इस तरह से बनेगा। अब बचा क्या है हमारा? कार्य में हमारा रे बचा है, जो कि हमारा आधा होने वाला है, और उसके बाद हमारा यह बचा है, सही है। और उसके बाद हम ये, अगर हम देखें तो कार्य का ये हमारा पूरा बड़ विच्छेद हो जाएगा। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों को बताना है कि ये दोनों आपके किस आधार से सही बैठेंगे, क्योंकि इसमें देखो रे जो दिया गया है हलंत लगा हुआ है और आधा माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से होता कि हमारा रे पूरा होता और जो हमारा ये है ये आधा हो जाता, तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, सही है। अगर रे पूरा हो जाता और ये अगर आधा होता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा वाक्य भेद से, बताइए क्या होने वाला है? जब पानी बरसा तब मेंढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य होगा, बताइए। क्वेश्चन पूछा गया हमारा उपवाक्य से, और इनके बारे में मैं आपसे पहले कई बार बता चुका हूं कि उपवाक्य हमारे कितने होते हैं? उपवाक्य, उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता हमारा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता हमारा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। कितने होते हैं? तीन होते हैं, तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से भी याद रखना, उपवाक्य का अंग नहीं होता, इन चार से अलग, जो इन तीन से अलग होगा वो हमारा आंसर हो जाता। तो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण क्या होती है? हमारे उपवाक्य के अंतर्गत होते हैं। पहचान के लिए आपको याद रखना कि क्रिया उपवाक्य से यदि क्वेश्चन होता है तो इसमें वाक्य हमारा के शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये 100% फिक्स है, बिल्कुल, ये आपको याद रखना है, सही है। तो ये संज्ञा उपवाक्य तो होना नहीं है, यहां से कट जाएगा। और उसके बाद जो दिया गया हमारा क्रिया उपवाक्य भी नहीं होना, क्योंकि क्रिया उपवाक्य होते नहीं है।
अब बताना है, या तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा या आपका विशेषण उपवाक्य होगा। तो विशेषण उपवाक्य की पहचान होती है, आपको याद रखना है इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें एक शब्द आएगा जो के बाद आएगा जैसा, जो, जैसा, उसके बाद जितना, नेक्स्ट, उसके बाद आएगा जिसका, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका जिसके। तो ये शब्द आते हैं, आपको याद रखने, ये आप शब्द ही याद रख लो तो आपके जो दीप पूछे जाते हैं उपवाक्य कंप्लीट हो जाएंगे। विशेषण उपवाक्य में ये आते हैं जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसके। जबकि क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या क्या आते हैं, जो आते हैं इसमें जब, तब, जब, तब, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जहां, नेक्स्ट जियो और जिधर। अब आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आपने कर रखे होंगे पहले, आप जब के साथ तब जोड़ोगे और क्या लगा दोगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब तब वाले से हमने पहचान कर सकते हैं, ये इनकी पहचान है, आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महान की उत्तरावस्था बतानी। महान शब्द की हमें उत्तरावस्था बतानी है, ये क्वेश्चन अवस्था से पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा गया है हमारा विशेषण से। विशेषण की कितनी अवस्था होती है तो बताना, विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली कौन सी होती है, मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था और तीसरी क्या होती है, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में एक शब्द लिख देते हैं, जैसे एक शब्द लिख दिया लघु, तो इसकी उत्तर जो अवस्था हो जाएगी तो याद रखना ये हो जाएगी लघुत्तर, और जो उत्तम अवस्था हो जाएगी ये हो जाएगी लघुत्तम। इस आधार से ये हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जो विशेषण की अवस्था होती है। पूछा क्या गया है, महान की उत्तर अवस्था बतानी है, तो बात कर लेते हैं जो महान शब्द है हमारा, ये मूल अवस्था है। महान कैसा है, मूल अवस्था है। इसकी जो उत्तर अवस्था होने वाली है वो हो जाएगी महांतर। ठीक है, और महांतर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है महांतर। ठीक, और उसके बाद अगर होता उत्तम अवस्था क्या होगी, तो महानतम हो जाता है, फिर तम हो जाता है पूरा। सही है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा विशेषण की अवस्था से। क्वेश्चन कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, मूल, उत्तर और उत्तम, और इसी आधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक शब्द आ जाएगा उच्च, तो जो उच्च शब्द है ये हमारा मूल अवस्था में है। अगर बात करें इसे उच्चतर, इसकी उत्तर अवस्था हो जाएगी, और उच्चतम इसकी उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो अवस्था से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तर अवस्था पूछिए, हाँ सही है। उत्तर अवस्था क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगर होती उत्तम, सर्वोत्तम वाला उत्तम होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आया है उपवाक्य से, इसे भी आप ही को सोल्व करना है। बताइए क्या पूछा गया है, उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, कौन सा हमारा उपवाक्य होने वाला है। इससे पहले भी आया है, अब ये फिर रिपीट हुआ है, आपको बताना। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे उपवाक्य से, तो ये उपवाक्य का आपको आंसर देना है कमेंट, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा और आपको देना ही है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं उपवाक्य और यहां भी आया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जिस तरह से बताया उसी आधार से अपना सोल्व हो जाएगा। क्या पूछा गया है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम आदर देते हैं किसी को, जब बड़प्पन दिखाते हैं, तो किस वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर देना या बड़प्पन, जैसे आदर देना माता पिताजी या गुरु जी, तो इनके लिए हम सबके लिए किसका प्रयोग करते हैं,
बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो याद रखना, जो आदर देते हैं और बड़प्पन दिखाते हैं उसमें किस वचन का प्रयोग करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा गया है? अनेकार्थी शब्द एवं उसके द्वारा निर्धारित अर्थों की दृष्टि से असंगत अर्थात गलत बताना है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प है जो हमारा इस आधार पर गलत होने वाला है? बताइए। जो दिया गया है नव, इसके आगे बताने हैं पत्र, उसके बाद नेक्स्ट शिव और उसके बाद सर। कौन सा है जो हमारा गलत होने वाला है? बताइए। पहले देखा है नव, नो की संख्या, जी सर नव नो ही होते हैं, और नया, नव नया होता है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद पत्र, चिट्ठी, नमूना और कलम, क्या ये सही है? उसके बाद शिव के बारे में दिया गया है, शिव को शंकर बोलते हैं, मंगल बोलते हैं, शुभ बोलते हैं, क्या ये सही है? और लास्ट सर, तालाब, सिर और उसके बाद पराजित, तो कौन सा हमारा असंगत होने वाला है? तो बताना ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा असंगत हो जाएगा, क्योंकि जो दिया गया है कल में ये हमारा नहीं होता है। तो इसकी जगह क्या होता? अगर होता पंख, तब हमारा आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत हो जाएगा अर्थात गलत हो जाएगा। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्मेट में है। और क्या पूछा गया है? ये शब्दयुग्म से है, अलग है। ये किस क्रमांक में शब्दयुग्म का सही अर्थभेद बताना है? बताइए किस आधार पर हमारा ये सही होने वाला है? पहला जो दिया गया है तरणी, क्या इसका नो का होता है? और दूसरे का सूर्य। अनल, क्या हवा होता है? और क्या अग्नि? इस आधार से है। जो दिया गया मरीचि, क्या ये सही है? या उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सलिल या सलिल, जो दिए गए हैं कौन सा हमारा क्या पूछा है सही होने वाला है? बताइए कौन सा होने वाला हमारा जो सही होने वाला है? पर्यायवाची के आधार पर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप, इस आधार पर भी कर सकते हो। तो देखो जो दिया गया है तरणी शब्द लिखा है, तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि जो तरणी होता है छोटी मात्रा के साथ वाला वो सूर्य का होता है, बड़ी वाला किसका होता है? नौका का होता है। अनल जो दिया गया है ये अग्नि का होता है, और अनिल हवा का होता है। तो दूसरा भी हमारा गलत दिया गया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो सी दिया गया है ये हमारा सही दिया गया है। जो पहला मरीचि लिखा है, चाहे पे छोटी मात्रा, ये हमारा रश्मि का हो जाएगा, और जो बड़ी मात्रा के साथ है हवा का हो जाएगा। सही है। तो इस आधार से उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है सलिल, जो दिया गया है ये हमारा शिष्ट का होता है, और सलिल हमारा सुएरी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है हमारा कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही निकला है। इस आधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। प्रणाम में जो दिया गया है पूर्ण वर्ण नहीं है, कौन सा शब्द है इसमें जो हमारा पूर्ण नहीं होने वाला है? बताइए कौन सा शब्द है जो पूर्ण नहीं होगा? सारे शब्द दे दिए। अब देखो जो दिया गया है जिस तरह से पैर में ये रे लगा हुआ है, तो रे इसके नीचे लगा हुआ है। आपको एक चीज याद रखना, रे के दो रूप होते हैं, एक होता है पदेन जो इसमें पूछा गया, एक होता है आपका सिरो रूप। जैसे इस तरह से लिख देते हैं कार्य, तो इस कार्य में भी आपका यही आया है कार्य, इसमें भी ये हमारा रह है, और जो दिया गया पदेन रूप ये दोनों हमारे रह ही है। तो आपको याद रखना जब कभी नीचे की ओर रह आता है जो पदेन रूप में आता है, तो इसमें रह हमारा क्या होता है? पूरा होता है। और जिस पर लगा हुआ होता है अर्थात पे पे लगा है, पे क्या हो जाएगा हमारा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि होता जो सिरो रूप में होता जैसे कार्य में, तो यहाँ पर जो लगा हुआ हमारा रह है ये हमारा आधा है, और जिस पर लगा है वो पूरा है। कहानी यही समझ में, जब रह कभी ऊपर की ओर आता है तो वो आधा होता है, और जब नीचे में आता है तो वो पूरा होता है। ये आपको याद रखना है। और जब रह नीचे की ओर आता है जो पदेन रूप में आता है, तो जिस शब्द पे लगा होगा वो आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये हो जाएगा। क्या पूछा है? कौन सा पूर्ण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा पै दिया गया है ये पूर्ण नहीं है, जबकि रे जो दिया गया है ये तो हमारा पूर्ण है, क्योंकि रे पदेन रूप में पूरा होता है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
वाक्य शुद्धि से दिया गया है, नया टॉपिक जोड़ा गया था, अभी इसी बार जोड़ा गया है हमारे सिलेबस में। वाक्य शुद्धि पहले नहीं आया करता था, अब पूछा गया है। बताइए, हम चाय अभी अभी पिए हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। हमने अभी अभी चाय पिए हैं, हमने अभी चाय पी है, हमने चाय अभी अभी पी है, उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा शुद्ध रूप हमारा होने वाला है। अब देखो ऊपर जो दिया गया है इसमें था हमने चाय अभी अभी पिए है, वाक्य का, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। तो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमने चाय अभी अभी पी है। क्योंकि अभी अभी भी उठाना है, यदि आपको अगर बी लग रहा होगा तो इसमें सिर्फ अभी एक ही बार आया है, जबकि जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें 2 बार में पूछा गया है। उस वाक्य को जो ऊपर लिखा हो उसे नीचे शुद्ध करना है। हमने चाय अभी अभी पिए है, उसे शुद्ध करना है, तो हमने चाय अभी अभी पी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जबकि कुछ को बी भी लग रहा होगा, उसमें अभी शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है, जबकि जो हमारे क्वेश्चन में पूछा उसमें अभी 2 बार दिया गया है। सही, तो जो ऊपर पूछा है उसी का नीचे तो शुद्ध रूप बताना है। आपको कुछ को बी लग रहा होगा, आपने बी लगाया होगा, तो बी आंसर नहीं है, आंसर क्या है इसका, सी है, हमने चाय अभी अभी पी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है हमारा जो शुद्ध होने वाला है। कौन सी वर्तनी है जो हमारी शुद्ध होने वाली है। सौभाग्यशाली लिखा हुआ है सभी में, कौन सा रूप है हमारा जो शुद्ध होने वाला है। बताइए, पहले भी पूछी गई है और वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला शब्द आया है और क्या पूछा गया है, तालीम शब्द है, अर्थात जो तालीम शब्द है किस भाषा का शब्द है, क्या तद्भव है, देशज है, आगत है या तत्सम है। बताइए, तालीम जो शब्द है हमारा किस प्रकार का ये शब्द है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तालीम, तो तालीम याद रखना ये हमारा एक आगत शब्द है। जब आगत शब्द है विदेश से आया है तो किस भाषा से लिया गया है, तो ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। तो तालीम कौन सी भाषा का शब्द है हमारा, अरबी भाषा के शब्द है। अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे कर्ज आता है, अगर कर्ज पूछा जाए कौन सी भाषा का है तो बताना अरबी। उसके बाद नहर भी अरबी भाषा का शब्द है, यतीम, उसके बाद दुनिया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रसिद्ध शब्द आता है अखबार। अखबार किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। नेक्स्ट सुल्तान, अरबी भाषा का शब्द है। मौसम, ये भी अरबी भाषा का हो जाएगा। पुस्तक या किताब, पुस्तक नहीं होगा किताब हो जाएगा। ठीक है, ये सब किस भाषा के शब्द है, हमारे अरबी भाषा के शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और चीज आ जाएंगी एक साथ जोड़ देना आप, जैसे औरत, अदालत, जब अदालत आई तो वकील साहब भी आ जाएंगे। नेक्स्ट वकील और जहाज। सही है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अमीर गरीब भी यही होता है। और बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे, मुहावरा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, ये हमारे सब अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है, पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो तालीम पूछा था किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है जो आगत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पूछा है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में कौन सा वाक्य है जो पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही होने वाला है। तो आपको याद रखना पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कभी हम मुख्य क्रिया से पहले, जब कभी हम मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया कर ले तो उस मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हम खाना खाकर पढ़ने लगे, तो मेन काम तो पढ़ने का था, लेकिन हमने उससे पहले क्या किया, खाना खाया, तो हम खाना खाकर पढ़ने लगे, तो खाना खाना पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वह पुस्तक पढ़ने के बाद सो गया। ठीक है, तो मेन कार्य क्या किया उसने, सोने का, लेकिन उससे पहले भी एक क्रिया की है, पुस्तक पढ़ने की। ठीक है, तो याद रखना जब कभी
दो क्रिया आ जाए तो उसमें पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, या आप इस तरह से याद रख सकते हो कि मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। ठीक, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किसी और अन्य में पूर्वकालिक क्रिया का कुछ उपयोग नहीं किया गया है। पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद पूछा गया नेक्स्ट शब्द है, और ये परिभाषा के आधार पर शब्द पूछा गया है। बताइए किसकी परिभाषा होगी? जिस विकारी शब्द, पहले तो याद रखना विकारी शब्द की बात हो रही है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग में हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। बताइए किसकी परिभाषा है? क्या यह संज्ञा की परिभाषा है? संज्ञा की नहीं होगी। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा तो होनी नहीं। उसके बाद सर्वनाम, कुछ सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। विशेषण, कुछ विशेषता का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो किसकी बात कर रहे थे? क्रिया की बात की जा रही थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा है, बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है आपको, कौन सा है? कामायनी, प्रियप्रभास, साकेत और उसके बाद नीरजा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हमसे पूछा गया है। खड़ी बोली के बारे में आपको याद रखना है, खड़ी बोली को गवारू भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं खड़ी बोली को? गवारू। गवारू किसे बोला जाता है? खड़ी बोली को। उसके बाद खड़ी बोली को ही बोला जाता है परदेसी, खड़ी बोली को ही बोला जाता है कोरवी। सब किसके नाम है? ये खड़ी बोली के हैं। ठीक, बात कर लेते हैं, अगर खड़ी बोली को गवारू किसने बोला है? बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे अब्दुल हक। अब्दुल हक नामक व्यक्ति ने खड़ी बोली को क्या बोला है? गवारू। परदेसी किसने बोला है? खड़ी बोली को परदेसी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कोरवी किसने बोला है? तो एक व्यक्ति आते राहुल सांकृत्यायन, उनके द्वारा बोला गया है। तो तीनों ही रूप है खड़ी बोली के, आपको याद रखना। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हमारा प्रियप्रभास है। कौन सा है? प्रियप्रभास। बात कर लेते हैं कि प्रियप्रभास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हरिओद इसके लेखक है, हरिओद द्वारा लिखा गया है। सही है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको देना था, क्योंकि इसका आंसर मैंने दे दिया, क्योंकि मैंने 20 आपसे जो सेट कराया, बीच में क्वेश्चन पूछा है उपवाक्य से, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।